गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एक बुक ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ से हम लोग अब दूसरा बुक अपना स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री का। क्योंकि अभी मैंने पहले हिस्ट्री की ली हुई है, तो हिस्ट्री को पूरा ख़त्म करेंगे हम। उसके बाद ही हम दूसरे बुक पे जाएंगे। वैसे मैं इसमें पूरा कवर करने वाला हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी, ज्योग्राफी भी, और ये हिस्ट्री तो हो ही रहा है। और वन शॉट वीडियो भी साथ साथ डालता जाऊँगा जैसे जैसे टाइम होते जाएगा। एक का तो मैंने डाला हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो देख लेना होगा। और मैं डालता हूँ, और मैं डालूँगा और सबका भी जल्दी। तो आज आज हमारा ये चैप्टर चालू होने वाला है। पहला तो ये बुक हमारा दूसरा होने वाला है। सबसे पहले तो यही रखना, ऐसा नहीं कि पहला बुक में ही खोजने लगना। पहला बुक में मात्र 4 चैप्टर है, इसमें भी 4 ही चैप्टर होंगे। हाँ, इसमें भी 4 ही चैप्टर हैं। 4 है ना? ऐसे नहीं, इसमें टोटल 5 हैं, लेकिन पढ़ने आपको 4 ही हैं। जो पहला 4 है, किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, आपको नहीं पढ़ना है इस बार के सिलेबस के हिसाब से। वो बहुत दिन से नहीं पूछा जाता है। तो उसमें भी आपको 4 ही चैप्टर पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर हमारा होने वाला है वो है थ्रू द आई ऑफ ट्रैवलर्स। तो इसमें हम लोगों को ट्रैवलिंग के बारे में पिछले पिछले चैप्टर में, जो पिछले हमारा जो बुक था, उसमें हम लोगों ने बेसिकली एंशिएंट इंडिया को देखा। अब ये समझ लो एक मेडिएवल इंडिया को हम लोग देखने वाले हैं इसमें। इसके बाद जो आएगा वो मॉडर्न इंडिया को देखने वाले हैं, 1947 के आसपास की। इसके बाद का जो बुक है उसके बारे में बात होने वाली है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब ये पूरा बुक ही बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला भी। तो स्टार्ट करते हैं। Women's and men's have traveled in search of work to escape from national disaster. Trader, merchant, soldiers, priest, और driven a sense of adventure. तो कोई भी आदमी क्यों एक जगह से दूसरी जगह जाता है? हो सकता है वो जहाँ पहले रहता है वहाँ पे डिजास्टर आ गया हो, कोई टाइप का सुनामी वगैरह आ गया हो, या भूकंप आ गया हो, कोई नेचुरल डिजास्टर टाइप का आ गया होगा, प्रलय जिसको बोलते हैं। उसके बाद कौन कौन आते थे? ट्रेडर्स आते थे, मर्चेंट आते थे, सोल्जर्स और पुजारी पिलग्रिम करने के लिए आते थे यहाँ पे, तीर्थ करने के लिए। और कभी-कभी एडवेंचर एडवेंचर के सेंस से आज के टाइम में भी नहीं, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे घूमने जाते हैं मौज मस्ती करने के लिए, तो वही टाइप का यहाँ पर कोई-कोई मौज मस्ती करने भी उस टाइम में घूमते थे। उसके बाद है दोज हु विजिट और कम टू स्टे इन अ न्यू लैंड एंड वर्बली इनकाउंटर वर्ल्ड दैट इज डिफरेंट। तो बेसिकली जाहिर सी बात है, कोई अगर दूसरे जगह से आएगा, आप यहीं से अभी अगर यूरोप चले जाओगे, तो वहाँ की कल्चर एंड ट्रेडिशन पूरी तरह से अलग है। तो आपको लगेगा कि आप किसी दूसरे वर्ल्ड में आ गए होगे। तो उसी तरह आपको यहाँ पे भी बोला जा रहा है, उन लोग भी जब पहले के टाइम में एक जगह से दूसरे जगह आते थे, तो उन लोगों को ये एलियन वर्ल्ड लगता था, मतलब एक अलग टाइप का वर्ल्ड लगता था। यहाँ पे सब चीज़ें अलग होती थी, कस्टम्स, लैंग्वेज, बिलीव्स एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल, सब चीज़ें अलग होती थी उनके रीजन के हिसाब से। Many of them try to adapt their differences, others somewhat exceptional note them carefully in account। तो बहुत सारे तो अडेप्ट कर जाते थे, यहाँ पे खुद को ढाल लेते थे सिचुएशंस के हिसाब से। बहुत सारे उसको क्या करते थे, अपने अकाउंट में लिख देते थे। जनरली रिकॉर्डिंग व्हाट दे फाइंड अनयूजुअल और रिमार्केबल, और खास करके वही सारी चीज़ें लिखते थे जो उनको अनयूजुअल लगे, जो मान लो उसके रीजन में नहीं होता होगा, लेकिन यहाँ के रीजन में वो चीज़ होता होगा। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर पान लीफ का लिया गया है। ये आगे में इसका एक और जिक्र आएगा, इसका पान लीफ का। तो पान लीफ में यहाँ पे क्या बताया गया ना, कि जो घूमने आते थे बाहर से, वो लोग यहाँ देखते थे कि अरे यार, पत्ता पे ये लोग कुछ लगा के खा रहा है। हमारे लिए तो कोई ये नई चीज़ नहीं है। हमारे लिए तो रोज़ आपको बस स्टैंड में मिल जाएँगे, रेलवे स्टेशंस पे मिल जाएँगे। तो ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन वहीं अगर बाहर से कोई आता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा नई चीज़ है कि कोई पत्ता कैसे खा रहा है। तो उसी तरह जो रिमार्केबल, जो अनयूजुअल चीज़ें रहती थी, उसके हिसाब से वो उसी को लिखते थे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव पार्टिकुलरली नो अकाउंट लेफ्ट बाय द ट्रैवल बाय वुमेन्स। तो वुमेन्स के द्वारा छोड़ी गई कोई भी हमें अकाउंट नहीं मिली है। The account that survive are often varied in terms of their subject matter. Some deal with affairs of the court, which others and mainly focus on religious issue और architectural features and monument। तो ज़्यादातर तो आपने देखा होगा कि monuments के ही बारे में बात की जाती है, और religious issue के बारे में बात की जाती है। इसमें भी religious issue के बारे में एक दो आधी बात करेंगे। तो और उसके बाद फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिटी ऑफ द विजयनगर। विजयनगर सिटी आपको पता है किसने खोजा था? वो है हरिहर और बुक्का, उसने उसको फाउंड करा था। तो उस टाइम में उनके जो ये अब्दुल रज़ाक समरकंदी थे, वो वहाँ पर घूमने गए हुए थे। तो उन्होंने उसका अकाउंट जो है विजयनगर एम्पायर को बहुत अच्छे से एलिब्रेट करता है। उसी तरह ये डिप्लोमेट थे जो कि हैरत से आए थे। हैरत आज के डेट में कहाँ है? वो अफ़गानिस्तान में आज के डेट में हैरत। तो अफ़गानिस्तान से आए थे अब्दुल रज़्ज़ाक़ समरकंदी विजयनगर, और उनके द्वारा लिखा गया जो अकाउंट था, उससे हमें विजयनगर एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली है।
ये हो गया। और इन फ्यू केस ट्रैवलर डिड नॉट गो टू डिस्टेंट लैंड, और वो कभी-कभी क्या होता था ना कि विदिन सबकॉन्टिनेंट ही घूमते रह जाते थे, सबकॉन्टिनेंट के बाहर नहीं जाते थे। जैसे कि अगर एग्जांपल लिया जाएगा मुगल एम्पायर का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बहुत ही बड़ा था उस टाइम का। तो आपको और अलग-अलग ट्रेडिशन कल्चर्स भी थे, तो आपको वही सारी चीज़ देखने में टाइम भी बीत जाता है, तो उससे आप फिर बाहर नहीं जा पाओगे। कहीं और पे जाते हैं, फिर वहाँ पर भी दूसरे जगह का भी ट्रेडिशन कल्चर देखेंगे। क्योंकि एक मुगल एम्पायर बहुत ही वास्ट एरिया में फैला हुआ, तो यहीं के आपके कल्चर्स, कस्टम, फ़ोल्कलोर, ट्रेडिशन को देखते-देखते बहुत ही टाइम लग जाएगा। इन दिस चैप्टर वी शैल हाँ, तो इसमें आपको यही बोला गया। इस चैप्टर में हम लोग 3 आदमी के बारे में जानेंगे। पहला है अल-बिरूनी, जो कि उज़्बेकिस्तान से आए थे। दूसरा है इब्न बतूता और फ्रांसिस्को बर्नियर। ये मैं यदि आपको मैप पर दिखाऊँ तो देखो ये लोग कहाँ-कहाँ से आए थे। सबसे पहला तो ये जो हमारे ये थे, क्या नाम है इनका, अल-बिरूनी, तो ये यहाँ से आए थे उज़्बेकिस्तान से। अब देखो इंडिया कहाँ है, और उज़्बे उज़ यो सॉरी ये यूक्रेन है, 1 मिनट, यहाँ वहाँ यही वही तो मैंने सोचा इतनी दूर नहीं है। ये रहा उज़्बेकिस्तान, और इंडिया यहाँ पर है। और दूसरा हमारा अफ़गानिस्तान यहाँ पर है, जो कि आप देखोगे यहाँ इससे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल है अफ़गानिस्तान से, क्योंकि एक गज़नवीद एम्पायर हुआ करता था। उसने यहीं से अपना कार्यक्रम यहाँ पंजाब तक लाया था, अपना राज का साम्राज्य। उसके बाद फिर जो हमारे दूसरे ट्रैवलर हैं वो इब्न बतूता, ये मोरक्को से आए थे। इनका जन्म तंजीर, यहीं मोरक्को में कहीं तंजीर है। उनका ये वो यहाँ से आए थे। सोचो कितनी दूर तक ये ट्रैवल करे, इसलिए मैंने यहाँ मैप लगाया स्पेशली, कि आज के टाइम में यदि आपको बोला जाए कि इंडिया से आप यूरोप जाओ, तो यूरोप जाने में आपको लगभग-लगभग 12 से 13 घंटा कम बोल रहा हूँ शायद मैं। अगर यदि आप सारी चीज़ ट्रैवलिंग घर से लेकर के जाओगे, तो आपको कम से कम 1 दिन तो लगेगा ही। तो आज के टाइम में भी आपको समय लग रहा है जाने में, लेकिन आज के टाइम में ईज़ी हो चुका है। उस टाइम में सोचो जब कोई उतनी वास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं थी, लेकिन उस टाइम में भी लोग देखो कितनी दूर-दूर तक ट्रैवल कर रहे थे। सोचो मोरक्को यहाँ पर है, और ये यहाँ से इंडिया आए थे। सोचो कितनी दूर ट्रैवल करके आए। सो हो सकता है ये लैंड के थ्रू गए हो, या फिर ये मेडिटेरियन सी और ये रेड सी के थ्रू इधर से निकल गए हो। ये आज के टाइम में क्या है पता है ना? ये आज के टाइम में सुएज कैनाल है यही, ये रेड सी के थ्रू। तो हो सकता है इससे भी निकल गए हो, या फिर ये लैंड के थ्रू चले गए हो। और एक जो हमारे लास्ट हैं फ्रांसिस्को बर्नियर, वो यहाँ फ्रांस से आए थे। तो ये भी देखो कितनी दूर से आए। ये एकदम यहाँ से कितनी दूर है इंडिया से। इतनी दूर-दूर से लोग आ रहे थे इंडिया में यहाँ पर देखने के लिए कि सिस्टम क्या-क्या है, घूमने के लिए आ रहे थे बेसिकली। तो हमारे यही तीनों के बारे में हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में इन्हीं तीनों के बारे में पढ़ना है। इन्हीं तीनों का अकाउंट जो छोड़ा गया उसके बारे में ही देखना है। तो ये मैंने आपको मैप इसलिए दिखाया कि ताकि आप देख सको कितनी दूर-दूर से लोग आ रहे थे उस टाइम पीरियड पे इंडिया में। हाँ, उसके बाद एक ये छोटी-सी चीज़ दी हुई है, एज़ दिस ऑथर, इसमें यही लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीज़ जैसे इंडियन अकाउंट भी हमें देखने को मिला है, लेकिन इंडियन अकाउंट में क्या हो रहा है ना कि लोग वो रोज़मर्रा की चीज़ें नहीं लिख रहे हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में जैसे वो क्या कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ पे घंटी बजा रहे हैं पहले। तो वो यहाँ हमारे लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि हमने वो बचपन से देखा है और वो बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो हमारे लिए वो नॉर्मल है कि मंदिर जाना है तो घंटी बजा कर जाना है। लेकिन वहीं कोई अगर बाहर का आदमी आता है, तो वो अगर कोई घंटी बजा रहा है, तो उसको नया लगेगा कि यार ये अगर वहाँ पे मंदिर जा भी रहा है, तो घंटी क्यों बजा रहा है? तो वो अपने फिर अकाउंट में लिखेगा कि ये लोग जब मंदिर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं। लेकिन ये जो हमारे इंडियन अ, जो राइटर होंगे, जो अकाउंट लिखते होंगे, और वो इन सारी चीज़ों को ज़िक्र नहीं करते। जैसे ये पान हो गया, तो इसका भी वो ज़िक्र क्यों करेंगे? उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं। ये जो बाहर से आए हैं, उसके लिए ये नया थिंग है, वो इसमें वो इसको अकाउंट में अपने मेंशन करते थे। जो यहाँ के थे वो एवरीडे इनिशिएटिव एक्टिविटीज़ को मेंशन नहीं करते थे। इसमें यही बताया गया है। हाँ, तो अब हमारा मेन चैप्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अल-बिरूनी द किताब अल-हिंद। तो इसमें बेसिकली हम लोगों को इसका अल-बिरूनी का थोड़ा-सा देखना है। एक छोटा-सा है, इसके बाद इसके बारे में डिटेल भी पढ़ना है। तो अल-बिरूनी वाज़ बोर्न इन ख्वारिज़्म, प्रेज़ेंट डे उज़्बेकिस्तान, जो कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पिक्चर में दिखाया ना, उज़्बेकिस्तान यहीं पे कोई ख्वारिज़्म होगा, और यहीं पे इन्होंने जन्म लिया है। 1973 में ही जन्म लिया, 973, सॉरी। ख्वारिज़्म वाज़ एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ लर्निंग, एंड अल-बिरूनी रिसीव्ड द बेस्ट एजुकेशन अवेलेबल एट दैट टाइम। तो ख्वारिज़्म जो है उस टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटर था पढ़ाई-लिखाई का, और जो अल-बिरूनी था इसने भी उस टाइम का बेस्टेस्ट एजुकेशन उस टाइम का लिया हुआ था। तो इसको कई सारे लैंग्वेज आते थे, जैसे सीरिया हो गया, अरबिक हो गया, पर्शियन, हिब्रू, संस्कृत, और एक लैंग्वेज जैसे कि ग्रीक। ये उसमें ज़्यादा मतलब ज़्यादा इसको अच्छा से आता नहीं था ग्रीक, लेकिन ये जो है वर्क जो है प्लाटो का जैसे वर्क था, तो उससे ये बहुत ही फ़ेमिलियर था। उसके ग्रीक फ़िलॉसफ़र्स को ये बहुत ही अच्छे से जानता था, और उसको वो रीड किया था अरबिक
हैविंग रीड देम इन अरेबिक ट्रांसलेशन। तो वो उसको पढ़ा था कब? वो जब वो अरेबिक, क्योंकि अरेबिक जानता था, जब ग्रीक फिलोसोफर ये प्लाटो का जो भी अकाउंट होगा, जो भी लिखा हुआ होगा, वो जब अरेबिक में ट्रांसलेट हो गया, तब उसने उसको पढ़ा। ये प्लाटो कौन थे ये तो सबको पता ही होगा। यदि आप आगे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स करने वाले हो तो ये प्लाटो बहुत ही ज़्यादा आने वाला है फिर आपको, क्योंकि ये फादर ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी ही है ये। फिर व्हेन इन 1017 when Sultan Muhammad invaded Khwarizm, he took several scholars and poet back to his capital। अब देखो उस टाइम का राजा सबका क्या मन था भाई। तो मतलब उस टाइम में जब राजा उसको अटैक करा, उसने उज़्बेकिस्तान में अटैक किया, तो वहाँ के जितने भी पोएट्स थे, जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, मतलब पढ़े लिखे आदमी थे, उन सबको उठा करके वो अपने यहाँ लेके चले गए गजनी में। गजनी कहाँ है? ये आपको यहीं पे देखने को मिलेगा, अफ़गानिस्तान में। ये मैंने मैं हाँ, ये देखो, ये अफ़गानिस्तान का मैप है ये, तो यहाँ पे गजनी है यहाँ पे। तो यहीं से उन्होंने उज़्बेकिस्तान इधर के साइड है, इधर के साइड। तो यहाँ से उन्होंने इन्वेड किया यहाँ पर, तो वहाँ के जितने भी पोएट्स थे और इंटेलेक्चुअल्स थे, उन सारे को यहाँ पर उठा के लेके आ गए। और फिर अल-बरूनी वाज़ वन ऑफ देम। तो अल-बरूनी भी इंटेलेक्चुअल थे, भी पढ़े लिखे आदमी थे, इसलिए इनको भी उठा करके वहाँ से लाया गया था। ही अराइव्ड गज़नी एज़ अ हॉस्टेज। तो इसको बंधक बना के लाया था ये बेचारा को। अल-बरूनी को यहाँ बंधक बना के वो गज़नी लेते आया। लेकिन जो है कि वो धीरे-धीरे जो है वो उसको यहाँ का इंटरेस्ट जागने लगा, मतलब उसको अच्छा लगने लगा ये प्लेस। अल-बरूनी को आज अफ़गानिस्तान अच्छा लगने लगा और यहाँ की चीज़ों में वो इंटरेस्ट लेने लगा। तो उसके बाद जितना भी उसका लाइफ़ था, अ, जब से उसको लाया गया, उसके बाद वो पूरा ज़िंदगी अपना वहीं पे बिताया। और जो वो 70 साल की एज में मर गया था, वो तब तक वहीं पर रहा, मतलब गज़नवी एम्पायर में ही वो रहा। उसके बाद वो कभी घर नहीं गया, क्योंकि उसको यहाँ से लगाव हो गया था, बेसिकली यही बोलना चाह रहा है ये। उसके बाद है हमारा गज़नवी एम्पायर, तो ये मैंने आपको दिखा दिया। और यहाँ पे हैरत है, जहाँ से अब्दुल रज़्ज़ाक समरकंदी आए थे। तो ये देख रहे हो, ये तो बगल-बगल से आ रहे हैं, ये गज़नी से आ रहे हैं, तो ये तो डिस्टेंट लैंड है। तो फिर आप ट्रैवलिंग के थ्रू भी आ जाओगे, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भी आ जाओगे। लेकिन जो इस साइड से आ रहे हैं, जो इस मैप में दिख भी नहीं रहा है, तो वो सी के थ्रू ही आते होंगे। या नहीं तो कहीं न कहीं तो उनको सी क्रॉस करना पड़ता होगा, या नहीं तो इस तरह से इधर से घूम के आते होंगे। जैसे भी आते होंगे, मतलब दूर-दूर से यहाँ पे लोग आ रहे थे। इट वाज़ इन गज़नी अल-बरूनी डेवलप इंटरेस्ट इन इंडिया। तो गज़नी में ही उनको इंडिया के प्रति बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, क्योंकि एक टाइम में क्या हुआ ना, गज़नवी एम्पायर ने ना पंजाब पे भी अपना कब्ज़ा कर लिया था। तो this was not unusual. Sanskrit work on astronomy, mathematics and medicine have been translated from Arabic from 8th century onward। तो ये उसका कोई ऐसा नहीं था कि बहुत ही नायाब चीज़ है, मतलब कुछ आपको क्योंकि संस्कृत जो लैंग्वेज था, और इसमें संस्कृत लैंग्वेज में जितनी सारी चीज़ें लिखी गई थी, जैसे एस्ट्रोनॉमी के प्रति हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, मेडिसिन हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में ना सांस्कृतिक ट्रेडिशन में बहुत ही ज़्यादा लिखा हो गया था। इवन आपने नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सुना होगा, जिसको कि शायद मोहम्मद गजनी ने ही आग लगा दिया था, क्योंकि वहाँ पर ना इतने ज़्यादा बुक लिखे हुए थे, और वहाँ पे बहुत ही आगे की साइंस की बातें लिखी हुई, जो कि आज तक हम लोग ऐसा कहा जाता है कि आज की भी साइंस उतनी डेवलप नहीं है, जितना कि उस टाइम पीरियड में वहाँ पर लाइब्रेरी में रखे गए बुकों में था। तो आप ये भी जान लो। और उसके बाद फिर जो है, पंजाब हैड बिकम द पार्ट ऑफ गजनवी एम्पायर। तो पंजाब बाद में क्या हुआ, गजनवी एम्पायर का पार्ट बन गया। कॉन्टेक्ट विद लोकल पॉपुलेशन, हेल्थ सेंटर, एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग। तो वहाँ के लोकल पीपल से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, तो वो होते म्यूचुअल, मतलब फ्रेंडली टाइप का रिलेशन उन्होंने बना लिया। तो उन्होंने कई ईयर्स जो है वो ब्राह्मण प्रीस्ट के साथ गुजारा। ब्राह्मण प्रीस्ट जो थे, वहाँ के जो स्कॉलर्स थे, और वहाँ पे क्या-क्या संस्कृत को लर्न किया। क्योंकि आप यहाँ पर देखो कि ये जो अल-बरूनी है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज भी बोल सकते थे, जान सकते थे। तो इन्होंने ये कहाँ से सीखा? ये ब्राह्मण दोस्तों से सीखा। ये दोस्ती यार यहाँ खूब बना लिया था यहाँ पे। एंड स्टडिंग रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल, और यहाँ का जितना भी रिलीजियस टेक्स्ट था, जैसे ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और भी जो है, महाभारत, रामायण, वो सारा इसने पढ़ा। और फिलोसॉफिकल जितने भी टेक्स्ट थे वो भी पढ़ा। व्हाइल हिज इन इटरनरी इज नॉट क्लियर। इसका यात्रा कार्यक्रम यहीं पे खत्म नहीं हुआ। इट इज़ लाइकली दैट ही ट्रैवल वाइडली इन पंजाब एंड पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। ऐसा माना जाता है कि ये पंजाब तो घुमा है, उसके बाद नॉर्दर्न इंडिया भी ये घूमने के लिए चला गया था। नॉर्दर्न इंडिया आपको यहाँ अगर ये पिक्चर में दिखाओ, तो जैसे कि ये पंजाब, जैसे कि गजनवी एम्पायर का पार्ट तो यहीं तक था, पंजाब तक आप ले लो, यहाँ तक, सॉरी सॉरी, ये पंजाब का ये यहाँ तक, यहाँ पर पंजाब है हमारा। तो उसके बाद फिर ये यहीं तक नहीं रुका, ये नॉर्दर्न इंडिया, मतलब इधर भी ट्रैवल इन्होंने करा था उस टाइम पीरियड पे। और उसके बाद फिर इसका लिटरेचर जो है, ये देखो इन्होंने कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल किया था।
ये मैंने पूरा बता दिया ना? व्हाइल हाँ, ये तो बता दिया मैंने। ट्रैवल लिटरेचर वाज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड पार्ट ऑफ अरेबिक लिटरेचर बाय द टाइम ही रोट दिस लिटरेचर डील विद द डिस्टेंट। अब देखो ये कहाँ से कहाँ तक घूमे थे, ये इन्होंने सहारा डेजर्ट भी ये घूमे हुए हैं। उसके बाद रिवर वोल्गा जो कि हमारे रसिया में है, वहाँ पर भी जाके ये घूम के आ चुके हैं। तो ये अगर मैं आपको दिखाऊँ मैं आपको, तो इन्होंने देखो ये यहाँ पे रहने वाला बंदा है, ये कहाँ के, ये अफ़गानिस्तान का, समझ लो कि यहाँ उज़्बेकिस्तान में रहने वाला था, फिर बाद में वो अफ़गानिस्तान में आ गया। फिर वहाँ से ये रिवर वोल्गा यहाँ पर है, जो कि रसिया में, यूरोप में है, वहाँ पर गया। फिर वहाँ से ये सहारा डेजर्ट, ये पूरा आपका इलाका जी, ये पूरा इलाका ये आपका सहारा डेजर्ट कहलाता है। तो इसमें भी उसने पूरा यहाँ पर घुमा फिर किया। उसके बाद फिर इंडिया आया, इंडिया में भी यहाँ पर घुमा। तो ये देख रहे हो ट्रैवलर इसलिए ऐसे ही नाम नहीं दिया गया है। और इस चैप्टर का ही नाम क्या है, ट्रैवलिंग। तो ट्रैवलिंग ऐसे ही नाम नहीं दिया गया, यहाँ पर जिस जिनका अकाउंट है ये बहुत ही डिस्टेंट डिस्टेंट लेंथ तक ट्रैवल किए हुए हैं। इवन अभी आप जब उसके बारे में पढ़ोगे, इब्न बतूता के बारे में, वो तो और भी भयंकर आदमी था वो तो उसके बारे में खैर मैं आगे बताऊँगा। वो उन्होंने भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ की है। So while a few people in India would have read Al-Biruni before 1500, many other outside India may have done so। तो इसका मतलब अकाउंट जो है बहुत कम ही आदमी पढ़ा 1500 से पहले, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दी गई है साइड में आपके बुक के, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो क्या हुआ, इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि अल-बुर्नी एक्सपर्टीज़ इन सेवरल लैंग्वेज। तो वो बहुत सारा लैंग्वेज जानता था, तो अलाउड हिम टू कंपेयर लैंग्वेज एंड ट्रांसलेट टेक्स्ट। तो वो लैंग्वेज को कंपेयर करता था और टेक्स्ट को ट्रांसलेट भी कर देता था। तो इन्होंने ना कई संस्कृत वर्ड ट्रांसलेट करे हैं, जैसे कि पतंजलि हो गया, वर्क ऑन ग्रामर इनटू अरेबिक। तो अरेबिक में उसको ट्रांसलेट किया, जैसे कि संस्कृत वर्ड को पतंजलि, सीधा समझ लो मेडिसिन पे। उसके बाद जो यहाँ का ग्रामर था उस पे भी संस्कृत की जो फ़िलॉसफ़ी थी उसको भी इन अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया। उसके बाद फिर अपने ब्राह्मण दोस्तों का हेल्प भी किया, क्योंकि ये यहाँ पे दोस्ती यारी बहुत बना लिया था। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ब्राह्मण प्रीस्ट से ये यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज सीखा है। तो ब्राह्मण दोस्तों के लिए क्या किया, जो इक्सल्यूट का वर्ड था, ये मैथ में आपने पढ़ा होगा कहीं पे इक्लूड। तो इन्होंने, जो कि ग्रीक मैथमेटिशियन है, इसको संस्कृत में ट्रांसलेट करके अपने ब्राह्मण दोस्तों को दिया। यही था इसमें। उसके बाद है इसका एक किताब अल हिंद के बारे में छोटा सा, ये समझ लो कि बोर्ड का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। कई बार पूछा गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन किताब अल हिंद। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर इसको, जो मैंने ये हाईलाइट करा है ना, इसको भी देख लो और वहाँ बना बना के लिख देना फिर आप। अल-बिरूनी किताब अल हिंद राइट इन अरेबिक, रिटन इन अरबिक। तो सबसे पहला तो अल-बिरूनी का जो किताब है, किताब अल हिंद है, वो अरेबिक में लिखा गया है और बहुत ही सिंपल एंड लुसेंट, मतलब बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है, कोई भी इसे पढ़ के समझ सकता है। इसके टोटल 80 चैप्टर्स हैं। अ, प और इसमें किस-किस चीज़ों के बारे में बात की गई है, रिलीजन के बारे में बात की गई, फिलॉसफी, पर्व त्योहार के बारे में बात की गई है, एस्ट्रोनॉमी मतलब स्पेस साइंस के बारे में बात की गई है, एल्केमी मतलब मैरिज, अल्केमी मतलब वही रसायन विज्ञान होता है ये। केमिस्ट्री समझ लो सीधा, केमिस्ट्री की यहाँ बात की गई है, मैनर्स एंड कस्टम्स की बात की गई है, सोशल लाइफ, वेट मेजर, आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी यहाँ पे सीधा मतलब है वो वेपन्स की जो होती है पढ़ाई, वो यहाँ पर थी। और फिर लॉस का थी, मेट्रोलॉजी हो गया, साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो ये इन सारी चीज़ों के बारे में इस बुक में मेंशन था। इसके इतनी सिर्फ़ यही सारी चीज़ों के बारे में मेंशन नहीं था, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनके बारे में इस बुक में मेंशन किया हुआ था। जनरली अल-बिरूनी एडॉप्टेड अ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया कि अल-बिरूनी जो है ना, अपना जब भी वो अकाउंट लिखता था, वो बहुत ही अलग टाइप का स्ट्रैटेजी अपनाता था अपने बुक लिखने में। क्या स्ट्रैटेजी था? तो बिगिनिंग विद अ क्वेश्चन, वो हमेशा एक क्वेश्चन से स्टार्ट करता है, जैसे कि क्या ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में विडोरी मैरिज सही है? तो वो एक क्वेश्चन मार्क लगाता था लास्ट में, फिर उस पे फिर वो उसको पूरा एलाबोरेट करता था, ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था उसमें, क्या-क्या बोलना चाह रहे थे ब्राह्मण इसमें। तो वो पूरा उसको एलाबोरेट करता था। बाद में पहले क्वेश्चन लिखा, फिर उसका डिस्क्रिप्शन लिखा सांस्कृतिक ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग, फिर उसको कंक्लूड करता था कैसे? वो दूसरे कल्चर से उसको कंपेयर कर देता था लास्ट में, फिर उसको वो कंक्लूड कर देता था। तो आप देख रहे हो ना, ये एक सीक्वेंस में ये लिख रहा है। तो सम प्रेजेंट स्कॉलर हैव आर्ग्यूड दैट ऑलमोस्ट ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर रिमार्केबल फॉर इट्स प्रोसिएशन एंड प्रेडिक्टिव। यहाँ पे ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अल-बिरूनी जो हमारे थे ना, ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन भी थे। तो इसलिए इनको यहाँ पे ऐसे नाम दे दिया गया है, इसमें कोई मतलब है नहीं। क्योंकि इनका जो देखने लिखने का सीक्वेंस क्या था, पहले क्वेश्चन पूछा, फिर उसका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया, उसका अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी थे वो सारा यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद लास्ट में क्या किया, कंक्लूड करने में दूसरे जो कस्टम एंड कल्चर थे उससे इसको कंपेयर कर दिया। तो ये एक देख रहे हो, एक स्ट्रक्चर टाइप का लग रहा है ना, एक सीक्वेंस टाइप का, तो इसलिए इसको यहाँ पे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर कहा गया। ओन्ड मच ऑफ हिज मैथमेटिकल ओरिएंटेशन, वही बोल रहा है कि ये अपना मैथमेटिकल ओरिएंटेशन यहाँ पर भी अपनाया था।
Al-Bunani, who wrote in Arabic, is known Arabic में लिखा, probably intended his word of for people living along the frontiers of the subcontinent. जो सबकॉन्टिनेंट के फ्रंटायर्स पे रहते थे उनके लिए ये यूजली लिखा गया था. He was familiar with translation and adaptation of the Sanskrit, Pali and Prakrit text into Arabic. तो ये अरबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करा बहुत सारी चीज़ों को, जैसे संस्कृत हो गया, पाली, प्राकृत, इन तीनों लैंग्वेज की चीज़ों को अरबिक भाषा में ट्रांसलेट भी करा था. और खास करके मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी के बारे में ज़्यादातर चीज़ें इनको पता चली थी. However, he was also critical about the way in which these texts were written and clearly wanted to improve them on. अगर कुछ चीज़ें यहाँ पर गलत लिखी हुई थी तो वो उसको इम्प्रूव भी करता था. ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर. द टर्म हिंदू वाज ड्राइव फ्रॉम एन ओल्ड पर्शियन वर्ड. तो हिंदू टर्म जो है ये बहुत ही ओल्ड पर्शियन वर्ड है. ये आप ये नहीं समझना कि हिंदू एक रिलीजन है. हिंदू रिलीजन नहीं है. ये एक टाइप से समझ लो कि नाम दिया गया है दूसरों के द्वारा बाद में, क्योंकि इसका ज़्यादातर चीज़ जो है, हिंदू एक सेट ऑफ नॉर्म्स है, मतलब एक रूल्स का एक गाइडलाइन है कि आप यदि ये रूल्स फॉलो कर रहे हो तो आप एक हिंदू हो. लेकिन वो कोई रिलीजन नहीं है. लेकिन क्या हो रहा है ना, हिंदू के अंदर में जितने भी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बहुत ही ज़्यादा मेल खाते हैं. इसलिए उसको क्या बोला जा रहा है कि वो उसको रिलीजन से जोड़ के देख रहे हैं. और खास करके जो सनातनी होते हैं उसको हिंदू ही बोला जाता है आज के टाइम पीरियड में. लेकिन वो हिंदू एक्चुअल में कोई लैंग्वेज है नहीं, रिलीजन है नहीं. ये एक सेट ऑफ नॉर्म्स है. उसी तरह फिर अगर आप ये देखोगे मुस्लिम समाज में देखो तो मुस्लिम भी एक नाम दिया गया है, मुसलमान एक नाम दिया गया है, असल में वो क्या है, इस्लाम है. उसी तरह फिर यहाँ पे हिंदू भी एक नाम दिया गया, असल में क्या है, सनातन है. तो वही है यहाँ पर. तो ये हिंदू जो है वो ओल्ड पर्शियन वर्ड है 6th सेंचुरी में. ये इसके इसके पीछे एक कहानी यही बताई गई है कि द अरब कंटिन्यू पर्शियन यूजेज कॉल्ड रीजन अल हिंद. जो अरब थे वो इस रीजन को अल हिंद कहते थे. एंड इट्स पीपल हिंदी, और वहाँ के पीपल को हिंदी कहते थे. तो आप समझ रहे हो, जो अरब में रहते थे वो यहाँ को लैंड को अल हिंद कहते थे और यहाँ के पीपल को हिंदी कहते थे. लेटर तुर्क रिफर टू द पीपल ईस्ट ऑफ द इंडस एज हिंदस, हिंदू. तो जो तुर्क जो बाद में तुर्क के लोग थे वो वहाँ के जो इंडस जो सिंधु नदी के किनारे रहते थे वो फिर इसको हिंदू कहने लगे. तो इसमें भी एक कहानी है. वो ऐसा क्यों हो रहा था ना कि वो लोग स को ह बोलते थे. तो सिंधु नदी हमारी थी, सिंधु आपने पढ़ा होगा पिछले, जैसे कि पिछले बुक में हमने पहला चैप्टर नहीं था हमारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता. तो उसमें फिर आप देखो सिंधु था, स था, वो लोग स बोल नहीं पाते, स को ह बोलते थे. तो फिर क्या होता था, स से सिंधु, तो सिंधु की जगह वो लोग हिंदू बोल देते थे स को. तो वहीं से हिंदू हिंदू यहाँ पर आ गया. देयर लैंग्वेज एज हिंदुस्तान, उसके लैंग्वेज को हिंदुस्तान कहते थे, और उसके और लैंड को हिंदुस्तान से डिनोट करने लगे और लैंग्वेज को हिंदवी करने लगे. ठीक है, ये सारी चीज़ें थी और इसमें यही सारा चीज़ें, और कुछ जानने लायक नहीं है. अब हमारा दूसरा जो है इब्न बतूता, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यही बहुत ही बड़का घुमक्कर था, क्या बताए, मतलब इसका नाम भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्लोब ट्रटर, मतलब घुमक्कर. ग्लोब मतलब हो गया पूरा धरती, घुमक्कर मतलब घूमते रहता था, इतना भयंकर घुमक्कर था ये. इन बतूता रिहाला इसका बुक का नाम है, कन्फ्यूज नहीं है ना, नाम यहीं तक है इसका. एनसीईआरटी लिखा भी ऐसे है ना, इसे कोई अगर शुरू से पढ़ेगा इब्न बतूता रिहाला मतलब उसको लगेगा नाम है ये. लेकिन नहीं, यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस दिया हुआ है, इब्न बतूतास रिहाला. तो रिहाला एक बुक है. तो इब्न बतूता का क्या बुक था उसमें देख रहे हैं, अभी यही देखेंगे. तो इब्न बतूता बुक ऑफ ट्रैवल कॉल्ड रिहाला रिटन इन अरबिक, इनका ही बुक अरबिक में ही लिखा हुआ था. यहाँ पर देखो आपको ये चीज़ें रिलेट कर दी जानी है. किताब अल हिंद भी अरबिक में लिखा हुआ है और ये रिहाला भी अरबिक में लिखा हुआ है. ये चीज़ आपको देखना है क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछ सकता है. प्रोवाइड एक्सट्रीमली रिच एंड इंटरेस्टिंग डिटेल अबाउट द सोशल एंड कल्चरल लाइफ. सोशल और कल्चरल लाइफ के बारे में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें यहाँ इसमें लिखी गई है इस बुक में. दिस मोरक्कन ट्रैवलर, ये मोरक्को से आते हैं, तंजीर में इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही वहाँ के रिस्पेक्टेबल और एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे. और इसको भी उस टाइम का बहुत ही बेस्टेस्ट एजुकेशन मिला हुआ था. और ये बहुत ही समझ लो एक्सपर्ट थे किसमें, सरिया में. सरिया क्या होता है, इस्लाम का एक रिलीजियस लॉ होता है, उसको सरिया बोला जाता है. ट्रू ऑफ द ट्रेडिशन ऑफ हिज फैमिली, इब्न बतूता रिसीव्ड लिटरेसी. इसको वही हम जो मैंने बोला है कि ये इसको उस टाइम के पीरियड का बेस्ट एजुकेशन इसको ही मिला था. आ, आप एक चीज़ रिलेट कर रहे हो कि जो जो पढ़ा लिखा था वही घूम पा रहा था और चीज़ों को लिख पा रहा था, क्योंकि अल-बुरूनी भी एक एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते थे. यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, उज्बेकिस्तान का इम्पोर्टेंट सेंटर. ये भी एजुकेशन उस टाइम का बेस्ट एजुकेशन इन्होंने भी लिया था और इसको भी उस टाइम का बेस्ट एजुकेशन मिला हुआ है. तो अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर मेंबर हिज क्लास इब्न बतूता कंसिडर, हाँ, तो इब्न बतूता का ये बात हमको बहुत बढ़िया लगता है क्योंकि इब्न बतूता यहाँ पे बहुत सही बात बोला है. ये बोला है क्या कि
एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रैवल टू इन मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक, मतलब बुक पढ़ के जितना आप नॉलेज नहीं गेन कर रहे हो उतना आप घूम फिर के गेन कर सकते हो। तो इस ये बात इसका बहुत सही है, इसका बात में कोई दोहरा ही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में भी देखो, अगर आप मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन आपने पढ़ा बुक में, आपने पूरा पढ़ लिया, 12th क्लास पढ़ लिया, इससे भी आगे आगे पढ़ लिया, लेकिन मान लो एक बार आप हड़प्पन सिविलाइजेशन जहाँ पे हुआ था, आप एक बार वहाँ पे जाके आपने देख लिया साइट वीट सब चीज़, तो आपको एक्सपीरियंस भी हो गया और आपके नॉलेज में भी इंक्रीजमेंट होगा। अ, तो आपको बुक से ज़्यादा नॉलेज होगा यदि आप खुद वहाँ पर जाके देखोगे। तो ये ट्रैवलिंग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है यदि इसको सही से करा जाए। तो आज के टाइम में लोग कहाँ जाएँगे, ट्रैवलिंग के नाम पे गोवा चले जाएँगे, तो ऐसे थोड़ी होगा। गोवा में आप जाके थोड़ी सीखो, वहाँ पे हाँ, फॉरेन के बारे में बहुत चीज़ें सीख जाओगे। लेकिन आपको अगर कुछ सही में एक्सपीरियंस नॉलेज चाहिए तो आपको हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाने चाहिए घूमने के लिए। वही यहाँ पे लिखा होगा कि नॉलेज गेन थ्रू ट्रैवल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज देन बुक, एक्सपीरियंस गेन थ्रू ट्रैवल। ओके। तो ये हमेशा न्यू वर्ल्ड, न्यू पीपल्स को एक्सप्लोर करते रहता था। बिफोर ही सेट ऑफ फॉर इंडिया इन 1332-33 ही मेड अ पिलग्रिमेज टू मक्का एंड मदीना। तो वही मक्का एंड मदीना में ये पिलग्रिम भी, मतलब तीर्थ भी किया था। कब? 32 और 33 के बीच में, 1332 और 33 के बीच में। एंड हैड ऑलरेडी ट्रेवल एक्सटेंसिव इन सीरिया। तो ये सीरिया, इराक, पर्शियन, यमन, ओमान एंड फ्यू ट्रेडिंग पोर्ट ऑफ द कोस्ट, ईस्ट अफ्रीका, ये सब पहले ही घूम चुका था। ये देख लो कितना वास्ट एरिया है ये। किधर गया मैप, वर्ल्ड मैप देखो, सीरिया, ओमान, ये सारे इस जगह के प्लेसेस, यमन, ओमान, सीरिया, ये देख रहे हो, ये पूरा ये घूम चुका था ये वाला प्लेस। किधर गया, हाँ, अरे हाँ, तो ये वो सारा चीज़ घूम चुका था, ईस्ट अफ्रीका भी घूम चुका था ये पूरा। ओके। तो फिर यहाँ पे ट्रैवलिंग ओवरलैंड द सेंट्रल एशिया इन सिंध इन 1333। अब देखो ये 1333 में फिर कहाँ पहुँचा, सिंध पहुँचा। ही वॉज हियर्ड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। और उस टाइम में कौन यहाँ के शासक थे, मोहम्मद बिन तुगलक। तो उन्होंने इसके बारे में बहुत ही सुना हुआ होगा, तो इसलिए यहाँ पर आए, जो कि सुल्तान थे उस टाइम पर दिल्ली के। तो यहाँ पर वो आए, अ, मुल्तान और उच्च को क्रॉस करके यहाँ पर आए। द सुल्तान वाज इम्प्रेस्ड बाय स्कॉलरशिप। तो सुल्तान जो थे मोहम्मद बिन तुगलक, वो इससे इम्प्रेस हो गए और उसको वहाँ का जज बना दिया, दिल्ली का जज बना दिया इसको। किसको? इब्न बतूता को। ही रिमेन दिस पोजीशन फॉर सेवरल ईयर। और बहुत सालों तक वो उसी पोजीशन पे रहा, वो मतलब जज के ही तौर पे वो काम करता रहा, अंटिल ही फेल आउट। तो एक बार क्या हुआ ना कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया थोड़ा सा राजा और इसके बीच में, तो इसको जेल में डाल दिया था। लेकिन जब मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो गया तो फिर इसको जो है कि जेल से निकाल दिया गया, और जो ये जज था उसको फिर से जज के तौर पे अपॉइंट कर लिया गया। लेकिन जो है फिर बाद में क्या हुआ कि सुल्तान इसको ऑर्डर किया 1342 में, लगभग 9 साल के बाद, इसके आने के 9 साल के बाद, टू प्रोसीड टू चाइना एज अ सुल्तान इन वो टू। इसको एक दूत की तरह भेजा जा रहा था मंगोल रूलर के पास कि आप चाइना जाओ मोहम्मद बिन तुगलक के थ्रू, क्योंकि ये घुमा फिरा आदमी पहले से ही था, बहुत जगह ये पहले से घुमा फिरा था, इसलिए इसको बोला कि आप वहाँ पर जाओ। अब देखो ये नया खेला यहाँ पे क्या करेगा। तो देखो क्या किया इसने। पहले तो इन बता प्रोसीड तो मलाबार कोस्ट थ्रू द सेंट्रल एरिया। पहले तो ये मलाबार कोस्ट गया, जो कि नीचे में है हमारा। उसके बाद मलाबार कोस्ट से क्या गया, वेयर ही स्टेड फॉर 18 मंथ। ओ सर सर, फ्रॉम मलाबार कोस्ट ही वेंट टू मालदीव्स। अब देखो मलाबार कोस्ट से मालदीव्स चले गया, मालदीव्स यहाँ पे लगभग, तो मालदीव्स चले गया मलाबार कोस्ट से। और वहाँ पे वो उन्होंने 18 मंथ, 18 महीना वहाँ मालदीव्स में रहा। और वहाँ पे भी एज ए जज ही है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी था ना, और उस टाइम पढ़ा लिखा आदमी बहुत कम होता था, तो जहाँ जाता था वहाँ इसको जज बना दिया जाता था। बट इवेंचुअली डिसाइडेड टू प्रोसीड टू श्रीलंका। फिर वहाँ से ये डिसाइड किया कि अब हमको श्रीलंका जाना चाहिए, तो वहाँ से फिर ये श्रीलंका चले गए। देन ही वेंट बैक वंस मोर टू मलाबार कोस्ट, और फिर से ये मलाबार कोस्ट गया। फिर एंड द मालदीव्स, फिर ये मलाबार कोस्ट गया, फिर मलाबार कोस्ट फिर मालदीव चले गया ये। एंड बिफोर रिज्यूमिंग हिज मिशन टू द चाइना विजिटेड बंगाल एंड असम। तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ से जब ये मालदीव्स गया, तो मालदीव से आया तो पहले कहाँ गया, बंगाल गया, फिर असम गया, तब ये चाइना के लिए प्रोसीड किया। और चाइना जाने के लिए पहले ये सुमत्रा गया। सुमत्रा कहाँ पर है? इंडोनेशिया में है। मैप दिया हुआ है कि मैप में मैं आपको दिखाऊं जरा। ये यहीं इंडोनेशिया में के आसपास, यहीं सुमात्रा कहीं यहीं पर है, यहीं पर है सुमात्रा। तो देखो ये इंडिया से सुमात्रा आया है यहाँ पे तो देख रहे नहीं, ये मालदीव गया, फिर यहाँ श्रीलंका आया, फिर यहाँ कोस्ट आया, फिर मालदीव गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ पर ये कोलकाता और यहाँ पर असम को पूरा घूमा। उसके बाद फिर यहाँ से सुमात्रा गया, सुमात्रा से फिर चाइना गया, चाइना में पूरा बीजिंग तक गया। बीजिंग में फिर आगे बताते हैं क्या हुआ, कहाँ गया। हाँ, सुमात्रा से फिर ये चाइनीज पोर्ट टाउन जैतून पहुँचा। वहाँ फिर ही ट्रेवल एक्सटेंसिव टू चाइना एंड गो फार एज बीजिंग, और बीजिंग तक वहाँ पे वो चले गया। लेकिन यहाँ वो वहाँ बहुत दिन तक रुका नहीं, काहे कि वहाँ देख लिया कुत्ता बिल्ला खा रहा आदमी सब, तो वहाँ भी रुका नहीं जाता था। उसके बाद ये क्या हुआ, 1347 में ये रिटर्न हो गया वहाँ से। तो नियरली कितने टाइम पीरियड की यहाँ बात की गई है, इसको कब भेजा गया था 42 में, और ये आया वहाँ से वापस कब, सारा काम धंधा खत्म करके 47 में।
तो लगभग यही 5 ईयर का यहाँ पर टाइम स्पैन है। और फिर इसका जो एक ये जो इसका जो लिखा हुआ अकाउंट था, ये उस टाइम के एक और जो घूमते फिरते थे वो मार्को पोलो थे, ये भी उस टाइम के ट्रैवलर थे। तो इनका अकाउंट से इब्न इब्न बतूता का अकाउंट कंपेयर किया जाता है, क्योंकि ये भी मार्को पोलो भी ये विंस के थे, इटली के रहने वाले थे, और ये चाइना उस टाइम में विजिट किए थे, उसी टाइम पीरियड में, सेम टाइम पीरियड में इन्होंने भी विजिट किया था। इन्होंने कब किया विजिट? फ्रॉम ये अकाउंट कंपेयर विद मार्को पोलो हु विजिटेड चाइना आल्सो इंडिया इन 13th सेंचुरी, वही 13th सेंचुरी में इन्होंने भी घूमा और वो भी 13th सेंचुरी में ही घूम रहे थे, तो इसलिए इनका अकाउंट कंपेयर किया जाता था, क्योंकि सेम ही सेंचुरी में ये दोनों एक एक जगह से दूसरे जगह एक ही जगह घूम रहे थे। उसके बाद क्योंकि आप देखो, यदि आप देखोगे विंस कहाँ पर है, तो इटली इटली कहाँ है? इटली इटली में विंस है, ये रहा इटली। तो देखो उस टाइम में लोग कहाँ कहाँ से आ रहे थे यार, यही सोचने वाली बात है। देखो इटली से लोग यहाँ इंडिया आ रहे थे, फिर यहाँ से चाइना भी जा रहे थे। जैसे मार्को पोलो इटली से आए, उसके बाद फ्रांसिस्को बर्नियर कहाँ से आए थे? फ्रांस से आए थे। उसके बाद ये मोरक्को से आए थे, हमारे इब्न इब्न बतूता ये यहाँ मोरक्को से आए हुए थे। और उसके बाद यहाँ अफ़गानिस्तान से तो आए ही थे, वो गजनवीद एम्पायर से, उज़्बेकिस्तान से, अफ़गानिस्तान से, ये पूरा यहाँ से। समझ लो उस टाइम पर भी ट्रैवलिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा होगा, क्योंकि अब आपको ये नया लग रहा होगा कि यार ये ट्रैवलिंग इसमें नया क्या है? ट्रैवलिंग तो करेगा ही ना लोग, लेकिन उस टाइम में ट्रैवलिंग उतनी आसान होती नहीं थी जितनी आज के टाइम पीरियड पर है। क्योंकि बहुत ही हज़ार्डियस होता था, बहुत ही खतरे से भरा हुआ होता था। कई बार जो है कि रॉबर्ट्स के द्वारा लूट लिया जाता था और कोई सुनवाई भी नहीं होती थी। जंगल का इलाका रहता था पूरा, जंगली जानवर का भी डर रहता था। तो इब्न बतूता मेटिकुलसली रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन, तो वो वहाँ के पीपल्स वैल्यू कस्टम्स एंड ट्रेडिशन को वहाँ पे हमेशा अपने अकाउंट में नोट करते जाता था, और उसको एक ग्लोब ट्रोटर का नाम भी दिया गया था। 14th सेंचुरी में ये घूम रहा था, लेकिन उस टाइम में जो ये बहुत ही ये इतना सारा चीज़ किया, इसके बावजूद कि उस टाइम पीरियड पे ट्रैवलिंग करना बहुत ही कठिन था और हज़ार्डियस मतलब खतरे से भरा हुआ था, तब पर भी ये इतना घूमे फिरे। तो एक यहाँ छोटा सा चीज़ है, इसका कोई ऐसे ज़रूरी है नहीं, लेकिन एमसीक्यू में शायद अगर ये पूछ ले, तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है 40 डे लगता था मुल्तान से दिल्ली जाने में, उस टाइम पीरियड पे की बात की गई है यहाँ पे। मुल्तान से दिल्ली जाने में कितना दिन का टाइम लग रहा है? 40 डेज़ का। फिर 50 डे लग रहा है सिंध से दिल्ली जाने में, फिर दौलताबाद से दिल्ली जाने में 40 डेज़ लग रहा है, और फिर ग्वालियर से दिल्ली जाने में 10 डेज़ लग रहा है। तो देख लो आज के टाइम पीरियड पे तो आप सीधा कहोगे 2 घंटा में ये सारा, 2 घंटा भी नहीं, उससे भी, अगर ये आप एयरलाइन से कर रहे हो तो। लेकिन उस टाइम पीरियड पे देख लो दिन-दिन लग रहा है। और उसके बावजूद ये हज़ार्डियस कैसे था? तो ये बहुत ही इनसिक्योर था। कैसे इनसिक्योर था? इन बोथ वाज अटैक्ड बाय बैंड्स ऑफ रॉबर, तो कई बार यहाँ पे ना रॉबर्स के द्वारा इन पर अटैक भी हो गया था। इनफैक्ट प्रेफर्ड ट्रैवलिंग एज अ कार्बन अलोंग विद कंपेनियन, तो ये क्या कोशिश करते थे ना कि कोई हमें ग्रुप के साथ में, कोई नहीं होता है कि कोई जट्ठा मिल गया हमें, ग्रुप ऑफ पीपल जो कि एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो उसको ज्वाइन कर लेते थे ये, और साथ में फिर अपना यात्रा करते थे, क्योंकि अगर ग्रुप में रहेंगे तो रॉबर्स उतना जल्दी उस पर अटैक नहीं करेगा। बट दिस वाज नॉट डेटर हाईवे रोवर्स, तो इससे क्या होता था, ये मतलब ये छोटे-मोटे तो रॉबर्स से बच जा रहे थे, लेकिन हाईवे रोवर्स, ये मतलब जो बड़े डाकू होंगे उससे नहीं बच पा रहे थे। व्हाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, जब ये मुल्तान टू दिल्ली जा रहे थे, तो ये उन पर अटैक हो गया, और उनके जो बहुत सारे फेलो ट्रैवलर थे, मतलब उनके जो ग्रुप में थे पहले से बहुत सारे लोग, वो इवन मर गए उस टाइम पीरियड में, जब वहाँ पे डाकू से उनका मुठभेड़ हो गया। तो दोज ट्रैवलर हू सर्वाइव इंक्लूडिंग इब्न बतूता वेयर सेवरली वुंडेड, तो जो वहाँ पे बच गए, अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे थे जो उस अटैक से बच गए। इब्न बतूता भी उसमें से एक थे जो वहाँ से बच गए, नहीं तो ये उस दिन खत्म था, इसका भी खेल खत्म था उस दिन। द एंजॉयमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, तो जानने की जिज्ञासा आखिर इसकी क्या थी, क्या क्यूरियोसिटी रही होगी? एज वी हैव सीन इब्न इब्न बतूता वाज इनवर्टिरेट, तो इन्वर्टिरेट ट्रैवलर, यहाँ पे इन्वर्टिरेट का मतलब ये कट्टर, आप समझ रहे हो ना? इन्वर्टिरेट का मतलब क्या है? कट्टर। तो यहाँ यही बोला जा रहा है कि इब्न बतूता जो है ना वो कट्टर घुमक्कर था। कट्टे इन्वर्टिरेट जैसे नहीं होता है कि हिंदू, कट्टर हिंदू कहते हैं, तो हम लोग उसको इन्वर्टिरेट हिंदू कहते हैं, या फिर कोई रिलीजियस होता है तो उसको इन्वर्टिरेट रिलीजियस कहते हैं हम लोग। उसी तरह यहाँ पे इसको बोला है इन्वर्टिरेट ट्रैवलर था ये, मतलब बहुत ही ज़्यादा कट्टर ट्रैवलर था ये, घूमने फिरने में इतना ज़्यादा ये इंटरेस्ट रखता था। हु स्पेंड सेवरल ईयर ट्रैवलिंग थ्रू नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, पार्ट ऑफ सेंट्रल, मतलब ये सारा जगह ये घुमा था, नॉर्थ अफ्रीका भी घुमा, सेंट्रल वेस्ट एशिया भी घुमा। वेस्ट एशिया तो यही आपका पंजाब और गजनवीद एम्पायर का पार्ट, और फिर उसके बाद फिर सेंट्रल एशिया भी, मतलब वो आपका पूरा अफगानिस्तान वाला सब एरिया, वहाँ पर भी घुमा। रसिया भी ये गया हुआ है। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट चाइना बिफोर रिटर्निंग टू लैंड नेटिव लैंड मोरक्को, और मोरक्को पे लौटने से पहले ये चाइना भी घूमे थे, वही जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें भेजा था ना, तो बीजिंग तक जो गए हुए थे, तो मोरक्को लौटने से पहले ये चाइना भी घूम लिए थे। सोचो, अटैक होने के बावजूद ये घूम रहे थे।
अब हमारा जो लास्ट है फ्रांसिस्को बर्नियर है, ये डॉक्टर थे विद डिफरेंसेस। ये बेसिकली इनका ऑक्यूपेशन जो है वो डॉक्टरी का ही था। तो देखो ये दोनों ट्रैवलर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन ये जो ट्रैवलर था ना, ये फ्रांसिस्को बर्नियर, तो इसका इंटेंशन बहुत ही गलत था। और इन्होंने ना हमेशा इंडिया को एज अ ब्लीक सिचुएशन, मतलब ये हमेशा इंडिया को ना बहुत ही गंदा दिखाने का कोशिश करा है इसने अपने अकाउंट में। और इसका अकाउंट बहुत ही ज़्यादा पब्लिसिटी भी हुआ, बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस हो गया इसका अकाउंट। बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा, क्योंकि लोग गलत चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हैं पढ़ना। वंस द पुर्तगीज अराइव्ड इन इंडिया इन 1500, नंबर ऑफ, जब पुर्तगीज आ गए थे, कब आए थे, 1498 के अराउंड आए थे। तो जब वो पुर्तगीज यहाँ पर आ गए तो उसके बाद से नंबर ऑफ ट्रैवलर्स यहाँ पर आने लगे, यहाँ के कस्टम रिलीजन प्रैक्टिस को जानने के लिए। अ फ्यू ऑफ देम वर जोसित रॉबर्ट नोवेल। अब यहाँ पे कुछ और की भी नाम ली गई है, जैसे कि जोसित रॉबर्ट नोवेल, ये थे इवन ट्रांसलेटेड इंडियन टेक्स्ट इन यूरोपियन लैंग्वेज। तो एक जैसित रॉबर्ट नोवेल थे, इन्होंने क्या किया था, इंडियन टेक्स्ट को यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। तो ये भी घूमने के लिए इंडिया आए हुए थे। अमंग द बेस्ट नोन ऑफ द पुर्तगीज राइटर इज अ दुराते बारबोसा। तो दुराते बारबोसा ये भी पुर्तगीज राइटर थे, पुर्तगाल से आए थे। पुर्तगाल कहाँ पर है आपको पता है? यही हमारा ये वाला, यही है शायद, पुर्तगाल शायद यही है। रोनाल्डो वाला यही है। अ, तो ये पुर्तगाल से आए थे कौन, दुराते बारबोसा, हु रोट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द ट्रेड एंड सोसाइटी इन द साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया में बेसिकली ये दुराते बारबोसा घूमे और वहाँ का डिटेल्ड अकाउंट लिखा वहाँ के सोसाइटीज़ के बारे में। लेटर इन 1600 वी फाउंड अ ग्रोइंग नंबर ऑफ डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच ट्रेवलर। तो बहुत सारे अलग अलग जगह से यहाँ पे ट्रेवलर्स आ रहे थे। वन ऑफ द मोस्ट फेमस बात है फ्रेंच ज्वेलर जैन बाबासी ट्रेवनियर। तो फ्रांस से सिर्फ यही फ्रांस को बर्नियर ही नहीं आए थे, एक और आए थे जिसका नाम है जैन बाबासी ट्रेवनियर। तो ये यहाँ पर इंडिया जो वो 6 बार घूमने आया, सोचो उसको इंडिया से इतना लगाव हो गया, वो 6 बार यहाँ पे इंडिया घूमने आए थे। ये पार्टिकुलर फैसिनेटिंग विद द ट्रेडिंग कंडीशन इंडिया, वो यहाँ की चीज़ों को देख के ना बहुत ही फैसिनेट हो रहा था, मतलब उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। कंपेयर इंडिया टू ईरान एंड द ऑटोमन एम्पायर, सम ऑफ द ट्रेवलर्स लाइक द इटालियन डॉक्टर मनुक्की। तो एक इटालियन डॉक्टर मनुक्की था, वो यूरोप से यहाँ इंडिया तो आया, लेकिन इंडिया से फिर कभी यूरोप गया ही नहीं। उसको इतना पसंद आ गया इंडिया, ये कभी फिर यूरोप घूम के गया ही नहीं। फ्रांसिस्को बर्नियर फ्रेंचमैन वाज अ डॉक्टर, ये हमारे यही फ्रांसिस्को बर्नियर है। इसको दाढ़ी की मोछ नहीं है, मोछ है इसको, हाँ। तो ये क्या थे, ये डॉक्टर थे, ये हिस्टोरियंस भी थे, पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे। देखो तीन तीन चीज़ है। पहला तो ये पेज उस टाइम में डॉक्टर बनने के लिए जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करके डॉक्टर बना होगा। उसके बाद पॉलिटिकल फिलोसोफर भी थे, मतलब समझ रहे हो, पूरा अलग सब्जेक्ट इसने यहाँ पे पढ़ा। एक बगल ये पॉलिटिकल साइंस पढ़ा और एक बगल ये इन्होंने नीट की पढ़ाई करी, सीधा समझ लो। उसके बाद एक हिस्ट्री भी पढ़ा, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस ये सारा चीज़ का ज्ञाता आदमी था ये, मतलब इंटेलेक्चुअल तो था, पढ़ा लिखा आदमी ये भी था। तो हमारे तीनों ट्रैवलर्स यहाँ पे पढ़े लिखे थे, ये तो हमें पता चल गया। लाइक मैनी अदर ही केम टू मुगल एम्पायर। तो बहुत सारे ट्रैवलर की तरह उस टाइम में, क्योंकि 1500 के बाद यहाँ तो मुगल एम्पायर का ही वर्चस्व रहा है, तो मुगल एम्पायर में ये भी यहाँ पर आए। तो ही वाज इन इंडिया फॉर 12 ईयर, और ये 12 साल तक इंडिया में ये रहे, 1656 से 1668 तक। और फिर मुगल कोर्ट के बहुत ही क्लोज थे ये, क्योंकि पढ़े लिखे आदमी तो क्लोज होंगे, जनरल सी बात है। और ये जो प्रिंस दारा सिकोह थे, जो कि उसके सबसे एल्डेस्ट सन थे, किसके अब ये तो पता नहीं भाई, शाहजहाँ के, हाँ, शाहजहाँ के जो सबसे एल्डेस्ट सबसे बड़े भाई थे दारा सिकोह, उसके फिजिशियन मतलब पर्सनल डॉक्टर थे। उस टाइम का भाई राजा सबका अलग सब चीज़ रहता था। और सब सोचो ना, डॉक्टर अलग है वहाँ पे, मतलब 4 बच्चा था ना उसको, तो चारों का डॉक्टर अलग अलग होगा, सोचो। एंड लेटर है इंटेलेक्चुअल एंड साइंस। तो इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट के तौर पे भी काम किया, किसके साथ में, दानिशमंद खान के साथ में। एंड अमेरिकन नॉवल है द मुगल कोर्ट, जो कि अमेरिकन नॉवल थे मुगल कोर्ट में। उसके साथ में इन्होंने क्या करा, इंटेलेक्चुअल और साइंटिस्ट के ऊपर भी, वही साइंटिस्ट साइंटिफिक जो भी काम होता होगा उस पे भी इन्होंने काम किया। तो इसका यही, हाँ, यही इसका एक आदत था कि ये कंपेयर करता था हमेशा ईस्ट और वेस्ट को। बर्नियर ट्रेवल टू सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड रोट अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ। तो ये क्या क्या दिखता था वो सारी चीज़ों को लिखा, फ्रिक्वेंटली कंपेयरिंग व्हाट ही सॉ इन इंडिया विद द सिचुएशन ऑफ यूरोप। तो हमेशा यूरोप से इंडिया को कंपेयर करता रहता था। और इसका जितना भी राइटिंग था वो उस टाइम के लुइस, ये कितना 14 है क्या, हाँ लुइस 14 थे, XIV, हाँ लुइस 14। तो उसके उसको डेडिकेट करते थे, मतलब उसके लिए यही लिखते थे, समझ लो उसके लिए एक यहाँ पर एक उसको क्या कहेंगे, अकाउंट बनाते थे कि इंडिया में ये सारी कंडीशन है, अब आपको ट्रेडिंग करना है तो यहाँ पे किस तरह से करोगे, उसके लिए प्रोवाइड करते थे। लुइस 14 को के लिए डेडिकेटेड थे। वर्क रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स इन्फ्लुएंशियल ऑफिशियल। तो ये इसका जो रिटर्न था,
ये यहाँ के ऑफिशियल वहाँ के ऑफिशियल्स को फ्रांस के ऑफिशियल को इन्फ्लुएंस करने के लिए था। इन वर्चुअली इवन इन एवरी इंटेंस बर्नियर डिस्क्राइब व्हाट इज इंडिया द ब्लिक सिचुएशन, वही है। इंडिया को हमेशा ब्लिक सिचुएशन मतलब कि यहाँ का सिचुएशन बहुत ही खराब है। और वो हमेशा यूरोप का डेवलपमेंट से इसको कंपेयर करता था। As we will see, this assignment will not always easy to accurate. However, when his work was published, Bernier written become extensive popular। हाँ, जब इसका वर्क पब्लिश हुआ तो बहुत ही ज़्यादा जल्दी जो है पॉपुलर हो गया, मतलब फैल गया इसका राइटिंग, और सभी ने इसकी राइटिंग को पढ़ा। तो किस किस ने पढ़ा उस टाइम पीरियड में? तो इसका जो ट्रांसलेट था वो इंग्लिश, था जर्मन और इटालियन चारों भाषा में हुआ। उसके बाद 1670 के आसपास और 1725 के हिज अकाउंट रीप्रिंटेड 8 टाइम्स। सोचो इसका जो अकाउंट था वो 8 बार रीप्रिंट हुआ, सोचो। फ्रेंच में तो इसने लिखा है था, इंग्लिश में भी लिखा, डच में भी लिखा, जर्मन में भी लिखा, इटली में भी लिखा। 8 टाइम इन फ्रेंच, तो फ्रेंच में जो 8 टाइम इसका रीप्रिंट हुआ, और उसके बाद फिर इंग्लिश में 3 टाइम रीप्रिंट हुआ। सोच सकते हो कितना ज़्यादा पॉपुलर हो गया इसका वो रिटन अकाउंट की पूरे इंटायर यूरोप में। तो दिस वाज मार्क कॉन्ट्रास्ट टू द अकाउंट इन अरबिक एंड पर्शियन विच सर्कुलेटेड एज मैन्युस्क्रिप्ट एंड जनरली नॉट पब्लिश बिफोर 1800। और इसका जो 1800 से पहले जनरली उतना पब्लिश नहीं हुआ था अरबिक और पर्शियन लैंग्वेज में, यही बोलना चाह रहा है शायद यहाँ पर। तो ये इसका ऐसे कोई ज़रूरी भी नहीं है। तो आज के तो ये तो आपके आपने ये देख लिया ना कि ये हमारे फ्रांसिस्को बर्नियर है। वो कोई ट्रैवलर है, ये फ्रांसिस्को बर्नियर नहीं, ये कोई ट्रैवलर, उसको इंडियन क्लॉथ में दिखाया गया, सॉरी। ठीक है, तो यही था हमारा पहला, ये हमारा पहला पार्ट था। तो आपने देखा ये पहला पार्ट था, तो और इसकी शायद 2 पार्ट आएंगी और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, मैंने कोशिश करी है आपको कहानी के थ्रू समझाया, आपको एक बुक के थ्रू ना समझाया, आपको एक कहानी की तरह मैंने सीक्वेंस में बताया हुआ है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, हमारा ये वाला वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया। इसके बाद हम लोग अपना दूसरा वाला स्टार्ट करेंगे, उसमें हम लोग डिटेल्ड अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे सभी का। बस उतना ही चैप्टर है, उसके बाद थोड़ा सा स्लेव विलेव के बारे में पढ़ेंगे, बस खत्म है उसके बाद हमारा चैप्टर। तो ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।